लेट A1, A2, A3, B एंड AP। पहले एक ओपन चैलेंज आप सभी स्टूडेंट के लिए। मेरे हाथ में है इस साल का यानी 2025 का जेईई मेन का एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर। चलो भाई, आपका ये मिथ आज मैं तोड़ने वाला हूं और आपको ले चलता हूं 10वीं क्लास का बच्चा क्या जेईई मेन के एग्जैक्ट पेपर के क्वेश्चंस को कर सकता है। हेलो वॉरियर्स, क्या हाल चाल। ये वीडियो स्टार्ट करूं से पहले एक ओपन चैलेंज आप सभी स्टूडेंट के लिए। मेरे हाथ में है इस साल का यानी 2025 का जेईई मेन का एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर और ये पेपर आज आपको सॉल्व करना है। अब आप सोच रहे होगे कि सर हम तो 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, ये कैसे पॉसिबल है कि हम इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम जेईई मेन के क्वेश्चंस को तोड़ पाएंगे। इट साउंड्स क्वाइट चैलेंजिंग। चलो भाई, आपका ये मिथ आज मैं तोड़ने वाला हूं और आपको ले चलता हूं 10वीं क्लास का बच्चा क्या जेईई मेन के एग्जैक्ट पेपर के क्वेश्चंस को कर सकता है। तो भाई आप सभी का स्वागत है आपके भाई की क्लास में यानी अनअकैडमी के सुपर अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका मैथ मेंटोर अभिनय और आपका ये जो माइंडसेट है, जेईई सेंट्रिक जो अप्रोच होता है, ये कैसे अपने अंदर डेवलप करे, सीखने वाले हो आज के इस वीडियो में। तो भाई यहां पे ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और आइडियली इसमें इस साल के यानी 2025 के जेईई मेन के एग्जैक्ट पेपर के क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा और मेरे साथ आप इनके सवालों को धुआंधार रापचिक तरीके से अपने रडार में रखकर तोड़ते हुए नजर आओगे। चलिए, आपका ये जो परसेप्शन है इसको धीरे धीरे करके तोड़ना स्टार्ट करते हैं। एक सवाल है हमारी स्क्रीन पे जो कि है जेईई मेन 2025 2 अप्रैल शिफ्ट 1। भाई जो फेज 2 का एग्जाम हुआ था तो सबसे पहला डेट यही था और इसके क्वेश्चंस को क्या 10वीं क्लास का बच्चा सच में तोड़ सकता है? देखो भाई क्या लिखा है, लेट A1, A2, A3, B एंड AP। भैया हमारे पास AP के कुछ टर्म्स दिए गए और साथ में दो इंपॉर्टेंट कंडीशन भी दी गई है। कंडीशन नंबर 1 है कि भैया हमारे पास समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to 12। भाई इसका मीनिंग आपको थोड़ा बहुत तो आता होगा कि भैया समेशन साइन का मतलब होता है चीजों को जोड़ना। यानी अगर मैं k की वैल्यू 1 रखूं, k की वैल्यू 2 रखूं और k की वैल्यू ऐसे चलते चलते 12 तक रखूं तो इन सभी टर्म्स का जो सम है वो आ रहा है माइनस का 72/5 A1। बहुत बढ़िया। जहां पे बात बोली गई भैया A1 यानी पहला टर्म आपका 0 नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन है कि हमारे पास समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to n, यानी अगर मैं n नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालूं तो वो आ रहा है 0 के बराबर। तो बोला है कि इस दशा में आपके n की क्या वैल्यू होगी। अब भाई अगर इन्होंने AP के बारे में बात किया है तो क्यों ना मैं यहां पे जनरल टर्म में जो आपका AP है A1, A2, A3, A4 से लेकर कुछ टर्म्स लिख लूं और बोलूं कि ये सभी टर्म्स आपके AP में होंगे। अब बात इतनी सी है कि AP में मैं यहां पे इसका कॉमन डिफरेंस प्री डिफाइंड रखने वाला हूं और बोल देता हूं भैया कि इस दशा में जो आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है A2 माइनस A1 या मैं बोल सकता हूं AN माइनस AN माइनस 1। कहने का मतलब है कि मैं इसका कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d लेकर पहले से चल रहा हूं। दीज आर द प्री अजम्पशंस। भाई AP दे रखा है, मैंने कॉमन डिफरेंस D मान लिया। अब चलते हैं कंडीशन के ऊपर। भाई देखो जेईई में क्या होता है कि जब आप सवालों का कोई डेटा देखते हो तो उस डेटा को कैसे इनकलकेट करे सवाल में, कैसे स्टेप डाउन करते हुए पहुंचे अपने फाइनल स्टेप तक, इन सभी लॉजिकल पॉइंट्स के बीच में अगर आप कनेक्टिंग डॉट्स क्रिएट करते हो तो ही सवाल को सॉल्व कर पाओगे। और इसमें सबसे मेजर जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है आपका एनालिटिकल अप्रोच। भाई पहला जो कंडीशन है दिखने में बड़ा वियर्ड है पर थोड़ा सा इसको स्मार्टली सोचते हैं कि भाई अगर k की वैल्यू 1 रखूंगा तो दैट वुड बी A1, तो ये रहा आपका A1। अगला k की वैल्यू 2 रखूंगा, 2 2 4 4 माइनस 1 3। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी ऑड टर्म्स हैं अप टू व्हाट भैया k की वैल्यू 12 रखो तो 12 2 24 24 माइनस 1 23 तक इन ऑड टर्म्स का जो सम आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 72/5 A1। एक बात बता मेरे दोस्त, मेरे हमदम, मेरे यार, कि अगर इनमें से इस सीरीज के अंदर से अगर मैं सभी इवेंट टर्म्स को रिमूव कर दूं, यानी मैं अपने पास रखा हूं भैया A1, A3, A5 से लेकर आगे सभी ऑड टर्म्स, तो केवल इतनी सी बात बताओ कि क्या स्टिल अभी भी ये AP होगा? सर प्रॉपर्टी के हिसाब से तो ये AP होगा, पर इसमें फर्क जो आएगा वो आएगा किसी दो लगातार टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस, और वो जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कॉमन डिफरेंस आने वाला आपका ट्वाइस ऑफ प्रीवियस वन, यानी 2D के बराबर। क्योंकि ओरिजिनली अगर आपका ये D था तो देखो भाई A3 से लेकर A1, देखो एक D यहां पे, एक D यहां पे, देखो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना था? D। इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना था? D। तो ये ओवरऑल लगातार दो और टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस कितना होगा?
ट्वाइस ऑफ डी के बराबर। बस इतना सा लॉजिकल पॉइंट आपको डेवलप करना था और अब ये सवाल होने के कगार पे। क्यों भाई? ये टोटल नंबर, एक मिनट, ये 23 है, माय बैड, इसको करेक्ट कर लेता हूं। दिस इज 23, A23 होगा ये। तो भाई यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताइएगा, सर इसमें सोचना कि वो तो दिया ना 12 टर्म्स, तो अगर मैं SN का फॉर्मूला लगाऊं तो ये हो जाएगा 12/2 यानी n/2 ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस। भैया कॉमन डिफरेंस तो इस ऑड नंबर ऑफ टर्म्स को लेकर चलूं तो ये ट्वाइस ऑफ डी के बराबर आएगा। बिल्कुल ठीक है। और ये आ रहा अपने पास -72/5 A1 के बराबर। चलिए जी सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा 6 ट्वाइस ऑफ A1 प्लस 11 2 22D इक्वल टू -72/5 A1। बहुत बढ़िया भैया, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6 2 12 A1 प्लस ये जाएगा 132D इक्वल टू -72/5 A1। मैं एक काम करता हूं, इसको इस साइड भेजता हूं और इसको इस साइड भेजता हूं, तो फाइनली जो ये नजर आएगा वो आएगा 12A1 प्लस 72/5 A1 इक्वल टू -132 टाइम्स डी। भाई अगर एलसीएम लेते हो तो 12 25 60 60 प्लस 72 हो जाएगा 132 A1 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू माइनस का 132 डी। तो मैं यहां पे कंक्लूड कर पा रहा हूं कि A1 की वैल्यू -5 टाइम्स डी के बराबर होता हुआ नजर आएगा। तो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अभी तक हमने निकाल दिया है। पर क्या यह सवाल सॉल्व हो चुका? भैया आपने केवल एक ही डेटा को यूज किया है और जेई में क्वेश्चंस के जरिए जो डेटा दिया रहता कुछ भी अननेसेसरी कंडीशनिंग नहीं देगी। तो भाई ये जो दूसरा कंडीशन है या ये A1 नॉट इक्वल टू 0, इसको भी यूज करने की बारी आ चुकी है। तो मैं अब आता हूं कि जो दूसरा कंडीशन है कि 1 से लेकर n नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है वो 0 के बराबर है। क्या बोला भैया? कि आपके पास n नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है, n नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है, n नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है ये 0 के बराबर है। व्हाट इफ अगर मैं इसको थोड़ा सा लॉजिकल साउंड करूं और सॉल्व करने की कोशिश करूं। भैया अगर आप सॉल्व करना ही चाहते हो तो इस A1 की वैल्यू -5 टाइम्स डी को सब्स्टिट्यूट करके देखो। चलिए जी चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा n/2। A1 की वैल्यू -5 टाइम्स डी कर देता हूं तो हो जाएगा -10d। ये कितना हो जाएगा बेटा? देखिएगा ये कितना हो जाएगा भैया, n इंटू डी हो जाएगा nd माइनस का d इक्वल टू 0। इन दोनों को एक साथ रखिए भाई, तो ये हो गया n/2 भैया nd माइनस का 11d इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा स्मार्टली इसको चलने की जरूरत है भाई। देखना व्हाट इफ अगर इनमें से d को कॉमन ले लूं तो n-11 इंटू डी इक्वल टू 0। एक बात बताइए कि बोला कि A1 नॉट इक्वल टू 0 है। अगर आप देखो भाई तो बोला कि A1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो A1 की वैल्यू कितनी थी भाई? -5 टाइम्स d नॉट इक्वल टू 0। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो कॉमन डिफरेंस d है ये कभी 0 हो ही नहीं सकता? अब आप कॉमन सेंस लगाओ कि मुझे एपी बनाने के लिए कुछ तो नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। एपी बनाने के लिए एक या एक से ज्यादा टर्म्स चाहिए। भैया आइडियली एपी जो बनता है वो मिनिमम 3 टर्म से बनता है। 3 टर्म्स होंगे तभी आपका एपी बनना स्टार्ट होगा। तो क्या कभी भी n की वैल्यू 0 हो सकती है या n/2 की वैल्यू 0? भैया ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, और इन तीनों का प्रोडक्ट अगर 0 करना है तो अनफॉर्चुनेटली मुझे इस वाले टर्म पे भाई फोकस होना पड़ेगा और इसको 0 के बराबर करना ही पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट 0 है। These points are called the critical thinking और यही इनकलकेट करो अपने लॉजिक के साथ। तो भाई हमारे पास आ गया कि n-1 को अगर 0 करना ही पड़ रहा है तो n की वैल्यू आ जाएगी 11 एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। अब आप खुद सोचो और बताओ कि क्या इसमें कोई भी ऐसा पोर्शन था जो 10वीं का बच्चा आराम से ना समझ पाए? तो जेईई जैसा एग्जाम जिसको इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम भी बोला जाता है, इसमें केवल आपका माइंडसेट कैसे चल रहा है वो डेवलप करने की नीड होती है। चलो भाई ले चलता हूं एक और ऐसे ही खतरनाक भौकाली से सवाल पे। अब ये सवाल देखकर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया पता नहीं अजीब से नोटेशंस दिए गए हैं, क्या हम इसको सच में कर पाएंगे? जेईई मेन 2025 2 अप्रैल अगेन शिफ्ट 1 का ये सवाल है और ये सवाल आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से। भाई क्या बोला है
कि Pn की वैल्यू, देखो नोटेशंस पे मत जाओ, अभी केवल ये सोचो कि भाई ये जो भी दे रखा है इसको एक बार नोट करके देख लेते हैं कि क्या यहां पे गिवन है। बोला कि भैया P10 की वैल्यू 123 है। P10 की वैल्यू कितना बेटा 123 है सर। P9 की वैल्यू कितना है सर, P9 की वैल्यू है 76 और साथ में P8 की वैल्यू है 47। और एक चीज और दे रखी है कि P1 की वैल्यू जो है, इस केस में P1 की वैल्यू 1 के बराबर है। ये बातें दे रखी है। अब यहां पे सवाल को अगर कोई जेई का बच्चा या मे भी कोई ओलंपियाड गोल का बच्चा रहता तो बड़े आराम से बोलता भैया न्यूटन इक्वेशन लगा दो, न्यूटन इक्वेशन से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। पर 10वीं के बच्चे को क्या पता भाई कि ये न्यूटन इक्वेशन क्या होता है। बता दूं दोस्तों कि अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है तो न्यूटन बाबा ने एक बड़ा प्यारा सा इक्वेशन दिया कि इस दशा में अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, क्या दोस्त, रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो मैं अगर Pn की वैल्यू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n रखता हूं तो इस केस में आपके पास एक इक्वेशन बनता था दैट वाज a p n प्लस 2 b p n प्लस 1 एंड c p n इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपकी होल्ड करेगी बाय न्यूटन इक्वेशन। अब ये दिखने में बड़ा वियर्ड सा है यार, ये बड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट है जो कि 10वीं का बच्चा नहीं जानता है। इसमें अगर तुम वैल्यू फिट कर देते, अगर आप Pn की वैल्यू Pn प्लस 1 Pn, तो भाई देखो मैं क्या करता, बड़े आराम से n की वैल्यू 8 ले लेता। क्या करता बेटा, n की वैल्यू 8 लेकर ये फिट करने की कोशिश करता तो ए बी सी कंपेयर होकर आ जाता और मैं क्वाड्रेटिक फ्रेम कर लेता। पर ये जेई का अप्रोच है। तुम 10वीं क्लास के बच्चे कैसे करोगे भाई, कुछ नहीं, बैक टू बेसिक्स पे फोकस रखो। अगर आपका बेसिक्स स्ट्रांग है तो हर चीज पॉसिबल है। मैं तुमको दिखाता हूं, तुम्हारा मैथ मेंटोर, तुम्हारा अपना भाई, कि कैसे तुम 10वीं क्लास के स्टूडेंट भी इस सवाल को बना सकते थे। भाई यहां पे बोला गया है कि अपने पास अगर इन तीनों नंबर्स को सोचूं कि भाई ये जो तीन बातें दी गई हैं क्या ये आपस में कैसे कुछ कनेक्टेड है क्या। भाई मैथमेटिक्स में नंबर्स का मतलब तोड़फोड़ मचाओ। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो लास्ट के दो है ना, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये तीसरा मिल जाएगा। क्या कह रहे हो सर कि जो P10 आपका मिल रहा है वो आपका P9 प्लस P8 से मिल रहा है। चेक करिएगा भाई, ऐसा ही हो रहा है क्या। बिल्कुल भैया, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये 123 आ रहा है। ये तो थोड़ा यार सरप्राइजिंग है और ऐसा फिजिबल इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो P1, ये देखो P10 P9 P8 है, ये भी तो एक लिनियरिटी के साथ एसोसिएटेड है। तो वही आपका न्यूटन इक्वेशन में कन्वर्जन वापस से बाउंस बैक होकर चला जाएगा। इसी को न्यूटन इक्वेशन के हिसाब से देखा जाएगा। तो अब सोचो कि न्यूटन इक्वेशन में ए की वैल्यू कितनी आती। अगर आप डायरेक्ट न्यूटन इक्वेशन पता था तो ए की वैल्यू 1 बोलते, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू -1, आप ये डायरेक्ट बोल सकते थे और सीधे क्वाड्रेटिक का आप क्या बोलते हैं इक्वेशन, उसे सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो भाई उनके रेसिप्रोकल का आपका क्वाड्रेटिक पता चल जाता। लेकिन जब तुमको यह बात नहीं पता है तो मेरे हमदम मेरे दोस्त, तुमको मैं बताता हूं कि कैसे तुम बेसिक्स के साथ भी तोड़ सकते हो। चलिए जी, तो थोड़ा आगे इसको अप्रोच में लेते हैं। मैं P10 का मतलब यहां से उठाने वाला हूं। ये जो चीज लिखी गई है यहां से मैं P10 का मतलब समझने वाला हूं। भैया P10 का मतलब होता है अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10। क्या भाई, अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10। बहुत बढ़िया। P9 का मतलब अल्फा की पावर 9 प्लस बीटा की पावर 9 और P8 का मतलब अल्फा की पावर 8 प्लस बीटा की पावर 8 इक्वल टू 0। थोड़ा सा ना तमीज से लिखते हैं क्योंकि भैया अगर अल्फा वाले को सभी को एक साथ कर देता हूं, लेट से कि मैं इनको एक साथ कर देता हूं कुछ ऐसा, और बीटा वाले को भी एक साथ रख लेता हूं कुछ इस तरीके से, तो ये बड़ा आराम से सिंक्रोनाइजेशन में आ जाएगा। अब ये छोटी सी बात तो तुम्हारे दिमाग में पल्ले पड़ चुकी है, मुझे क्यों यहां पे अल्फा की पावर 8 और यहां से बीटा की पावर 8 कॉमन होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए जी देख लेते हैं। तो अल्फा की पावर 8 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 1 इक्वल, एक मिनट, प्लस बीटा की पावर 8 बीटा स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बात हमारे पास दे दी गई है। अब आगे कैसे यहां से प्रोसीड करें, उसके लिए मैंने अगेन बोला जेई में कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है वो अननेसेसरी कभी होता ही नहीं है। क्या हमने इस वाली बात को कहीं भी यूज किया बेटा P1 इक्वल टू 0, सॉरी P1 इक्वल टू 1? नहीं।
भैया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मतलब है कि P1 का मतलब अल्फा की पावर 1 बीटा की पावर 1। तो ये 1 जो है, ये जो 1 है ये है अल्फा प्लस बीटा। क्या है दोस्त? ये जो 1 है ये है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 के बराबर है। मेरे दिमाग में ना एक छोटा सा खुराफात चल रहा है, पता है क्या? व्हाट इफ यहां से मैं दो चीजें सोचने की कोशिश करूं, केवल 1 को इधर लाऊं तो भैया ये हो जाएगा अल्फा माइनस 1 जो है वो माइनस का बीटा, या अगर मैं 1 को इधर लाऊं तो बीटा माइनस 1 जो है वो माइनस का अल्फा। ऐसा लिया जा सकता है, पता नहीं आगे काम देगा कि नहीं, पर ऐसा हम सोच सकते हैं। चलो भाई, सोचने में तो कोई गुनाही नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये अल्फा की पावर 8 रहने दो दोस्त। व्हाट इफ अगर मैं इससे अल्फा को कॉमन लेता हूं, अल्फा माइनस 1, भाई ये तो बड़ा स्ट्रेंज वाली चीज हो गई सर। इन दोनों से बीटा कॉमन लेता हूं तो बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके पीछे का लॉजिक अभी थोड़ी देर में अगले स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा। वाई वी आर गोइंग टू रिड्यूस द इक्वेशन लाइक दिस, ऐसा क्यों कर रहे हैं बॉस? देखना, अल्फा छोड़ दो भाई, इसके वैल्यू को क्या मैं माइनस का बीटा बोल सकता हूं? जी गुरुजी। इसकी वैल्यू को क्या मैं माइनस का अल्फा बोल सकता हूं? जी गुरुजी। और सिंपल भाषा में देखा जाए तो ये है माइनस का अल्फा बीटा माइनस 1, माइनस का अल्फा बीटा माइनस का 1। अब ये देखकर तुम्हारे दिमाग में कुछ तो खुराफात चल रहा होगा, भाई ये तो बड़ा अजीब सा आ गया सर। आपने इस पूरे इक्वेशन को रिड्यूस करके कुछ ऐसा छोड़ दिया। इससे मैं तुमको रियलाइजेशन देता हूं कि मिला क्या, हमको क्या बेनिफिट मिला। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए अल्फा प्लस बीटा चाहिए सर, ऑलरेडी पता है, बहुत बढ़िया। अल्फा इंटू बीटा चाहिए, कैसे मिलेगा भाई? सुनो, ये क्या है बॉस? ये क्या है? ये भैया ये P8 है, ये P8 है। क्या P8 की वैल्यू 0 के बराबर हो सकता है? भैया P8 की वैल्यू 0 तो नहीं है, P8 की वैल्यू 0 तो नहीं है। यानी अगर दो चीजों का प्रोडक्ट आपको इशारा कर रहा है कि वो 0 के बराबर कर दो, और ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो भैया अनफॉर्चुनेटली इसको 0 होना पड़ेगा। अगेन आपका वो क्रिटिकल थिंकिंग का मामला यहां पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो भैया इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ये जो चीज आपने लिखी है ये 0 के बराबर करेंगे तभी दोनों का प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। बिल्कुल सही सोचा आपने। यानी अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा बेटा? माइनस का 1। एक बात बता मेरे दोस्त, मेरे हमदम, मेरे यार, कि अगर तुझे ये दो बातें पता चल गई हैं तो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। सर बना तो सकते हैं, पर किसके लिए? सर सवाल है कि वो इक्वेशन बताइए जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा है। चलिए जी बना लेते हैं सर। तो यहां पे हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। खत्म। अब देखो भाई क्या बनेगा, यहां से देखो सॉल्व करने पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इंटू एक्स 1 अपॉन अल्फा बीटा इक्वल टू 0। केवल वैल्यू चिपकाओ बॉस, केवल वैल्यू चिपकाओ। मैं देखो यहां पे रखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस, भैया अल्फा प्लस बीटा है 1 के बराबर, अल्फा इंटू बीटा है माइनस 1 के बराबर, तो 1 अपॉन माइनस 1 एक्स प्लस, भैया अल्फा इंटू बीटा है माइनस 1 के बराबर, 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू 0। फाइनल इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर, दोनों का प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल इक्वेशन, जिसको मैंने यहां पे मार्क कर दिया व्हाइट कलर से। दिस इज योर फाइनल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और यही रिक्वायर्ड था। अब मुझे आप लोग खुद सोचो और बताओ कि जो सवाल मैं यहां पे आपको दिया हूं, क्या ये सभी सवाल आप लोगों को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करके ट्राई जरूर करना चाहिए था? एक सवाल और यहां पे देखो भाई, एपी का बड़ा जबरदस्त सा सवाल है, हालांकि ये वीडियो मैं थोड़ा छोटा रखने की कोशिश करूंगा। जब आपके जेईई मेन एग्जाम की बात आती है ना, तो वहां पे डेप्थ एक्सप्लेनेशन को मैं अभी इसलिए रख रहा हूं ताकि आप वो केवल माइंड से डेवलप कर पाओ। भाई बोला कि द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी इज इवन, भाई एक एपी में इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। लेट्स से कि मेरे एपी जो है वो है A1 A2 A3 से लेकर मैं इसको A2N तक रखता हूं। बोला कि सभी ऑड टर्म्स को जोड़ो 24 आएगा। भैया ऑड टर्म्स को जोड़ूंगा, सम जो आपका ऑड वाला आ रहा है वो आ रहा है 24। तो एक काम करो, इसको नोटेशन के साथ लिखो, A1 A3 A5 से लेकर अगर मैं A2N-1 तक जोड़ रहा हूं तो ये 24 आ रहा है। बहुत बढ़िया। और अगर मैं इवन टर्म्स को जोड़ूंगा तो बोला 30, यानी A2 प्लस A4
प्लस A6 से लेकर A2n, ये आ रहा 30 के बराबर। व्हाट इफ इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश केवल सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते, भैया क्या मिलेगा, इससे कुछ फायदा होगा? दिखाता हूं मेरे दोस्त। फायदा ये होगा कि A2 माइनस A1 यानी कॉमन डिफरेंस, A4 माइनस A3 मतलब कॉमन डिफरेंस। तो भाई ये जो टोटल कॉमन डिफरेंस है कितनी बार मिलेगा? भैया टोटल 2n टर्म्स है, तो उसका जस्ट आधा, क्योंकि आधा ऊपर आधा नीचे है, तो ये आपके n नंबर ऑफ n टाइम्स कॉमन डिफरेंस का जो सम आ रहा है वो आपके पास आ जाएगा। देखना भैया 30 माइनस 24 6 के बराबर, तो जो ND की वैल्यू है वो 6 के बराबर आ गई। इक्वेशन नंबर 1, ये आपको कंडीशन नंबर 1। फिर बोल रखा है कि हमारे पास जो लास्ट टर्म है A2n, क्या होगा भैया? A प्लस 2n माइनस 1D, ये आपके पास आ रहा है एक्सीड द फर्स्ट टर्म बाई 21/2। अच्छा जी, A से A कैंसिल हुआ, यानी 2n माइनस 1 इंटू D। अब मैं D की वैल्यू को 6/n करता हूं, कितना? 6/n करता हूं, ये आ रहा है 21/2। बड़े आराम से n में एक क्वाड्रेटिक बनता हुआ आपको नजर साफ साफ आ रहा होगा, और जैसे ही तुम इसको सॉल्व करते हो तो n की वैल्यू आ जाएगी 4। या तो आप इससे देखो, ये ऑप्शंस रख के देख लो, तो देखो 4 2 जा 8, 8 माइनस 1 7, 7 छक्के 42, 42/4 मतलब 21/2। तो भाई आपका जो ऑप्शन 1 है दैट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। एक चैलेंज आपको मैं देता हूं कि भाई इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में भर देना है। अगर आप जेन्युइनली जेई के लिए फुल टू फ्लेज वे में बाय हार्ट एंड सोल आप अपने आप को कहीं ना कहीं डिजर्विंग मान रहे हो और आगे तैयारी के लिए सोच रहे हो। अब देखो भाई, बहुत सारे सवाल कराया, क्या ये सीरीज मुझे कंटिन्यू करना चाहिए? इस लेवल का क्वालिटी कंटेंट मुझे आपको डिलीवर करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर से दीजिएगा। अब मैं कोशिश तो करूंगा कि भाई अगर आपका पॉजिटिव फीडबैक आया तो भाई इस सीरीज को मैं बहुत लंबा ले चलूं, आराम से ऐसे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज आपके लिए मैं लेता आऊं, ताकि आप एक जो स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस है वो आप सीख पाओ, बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट होते हुए भी तुम जेई सेंट्रिक अप्रोच बना पाओ। 2-3 चीजें जल्दी जल्दी आप डेवलप कर सकते हो। क्रिटिकली कैसे सोचा जाता है, सवालों में लॉजिक कैसे बिल्ड करते हैं, वो कनेक्टिंग डॉट्स का मामला क्या है, कैसे एनालिटिकल अप्रोच काम आता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि काफी बार सवाल टफ होते हुए पेशेंस लेवल हमारा छूटने लगता है, तो कैसे एकदम काम एंड कंपोज रखकर अपने माइंड को फुल फोकस्ड वे में उन सवाल के लिए लगाएं। तो काफी कुछ आप एडिशनली सीखोगे इस सेशन के जरिए। कमेंट सेक्शन ओपन है, आ जाइए, धुआंधार उतरिए। किस तरीके के सवाल और आपको चाहिए, क्या ये सीरीज मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, कमेंट सेक्शन भर दीजिएगा। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं कि भाई ये जो आपका 10th क्लास का माइंडसेट जो डेवलप करने की बात मैं कर रहा हूं, ये आपको मिल सकता है आईक्यूएम के लिए, यानी रामानुजन 2.0, जो कि आईक्यूएम 2026 के लिए बैच है। जो बच्चे यहां पे ओलंपियाड गोल के लिए सोच रहे हैं, आईक्यूएम की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो ये बैच जरूर से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, चॉइस इज ऑल योर्स। भाई अगर कहीं लगता है कि ऑफर एप्लीकेबल हो सकता है तो आपके भाई का कोड है AKR लाइव, लगा लीजिएगा, बेस्ट ऑफर आपको उस पे अवेल हो जाएगा। चलिए जी, इस सेशन को यहीं पे खत्म करता हूं और मिलता हूं इसके पार्ट 2 के धुआंधार सवालों में, जो कि अगेन एग्जैक्ट जेई के क्वेश्चंस के साथ आएगा। चलिए, बाय बाय, गुड बाय, सायोनारा।